उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना, अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है। हाँ। ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना। हाँ। ठीक है, तो अब वो समझा रहा है। अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। आप जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो अभी दोस्तों पिछले दिनों आपको पता ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो पहलगाम में आतंकी अटैक करवाया था, और उसके बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें आपको पता ही होगा किस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और किस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की दोस्तों उसके बाद धुनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर से वही लाहौरी चूरन चटाया कि यह जंग हम जीत चुके हैं। ठीक वैसी ही बातें कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में कर रहा है। लेकिन दोस्तों यह इस तरह की कॉमेडी करते ही रहते हैं। मेरा उद्देश्य आपको इसमें किसी भी तरह का दोस्तों मिसलीड करने का नहीं है। लेकिन जो अब खासकर भारत के प्रधानमंत्री G7 के लिए गए थे, उससे पहले दोस्तों साइप्रस गए और वहां पर जाकर दोस्तों टर्की की दुखती रग पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ डाला है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों का आप देखिएगा रिएक्शन किस तरह का रहा है। क्योंकि दोस्तों टर्की एक वही देश था जिसने पाकिस्तान को इस जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस टाइम पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया था, और किस तरह से उनको दोस्तों ड्रोन भी दिए थे। और टर्की के लोग पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को गाइड करने के लिए भी आए हुए थे, और खबरों में बताया जाता है कि कुछ वह भी इंडियन एयरफोर्स का निशाना बने थे। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के अब जो कल परसों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टर्की के साथ खेला किया है, उसको लेकर पाकिस्तानियों का रिएक्शन किस तरह का आ रहा, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुन वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ठीक है, जब जलजला आता है यकीन करें फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है। ठीक है ना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि टर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है। हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे। जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए, तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है।
देखे ना, अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, ठीक है। पर बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना, ठीक है। तो अब वो समझा रहा है, अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कारपेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना, ठीक है। जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है, ठीक है। ड्रोन दिए हैं टर्की ने, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना, ठीक है। तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना, मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा, ठीक है ना। आज अगर मोदी वहाँ तुर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहाँ पे साइबर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों, आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी जो वजह से मेरी टेंशन बनी है, और लिहाजा आप भी, या मैं आपसे बाइकाट करूँगा, मेरे साथ तजारत ख़त्म करो, या फिर सीधी सीधी जंग करो। तो लिहाजा जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए मोदी को। आप कह रहे हैं ना 20 सिविलियन अवार्ड, शायद अभी तक 50 हो जाते। अगर ये मोदी गलती ना करता, पाकिस्तान पे हमला ना करता, तो अभी तक 50, क्योंकि इससे पहले तो हर मुल्क उसको बुला के घर में मेडल दे रहा था। सऊदीया दे रहा था, कतर दे रहा था, दुबई दे रहा था, मेडल ही मेडल थे, अमेरिका दे रहा था, इसराइल दे रहा था, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। ये तो एक गलती उसने की, मोदी से गलती हुई है। अब वो उसकी कौम, शायद आने वाला कोई सियासतदान सारी उम्र मोदी से तो नहीं रहना, मगर मोदी किंग तो नहीं है ना, जाहिर है एक सियासतदान है। मोदी किंग तो नहीं है ना। ये अब तो शायद अब क्या कहते हैं कि कुब्बे को लात लगी, कुब्बा सीधा हुआ। हमारी पाकिस्तानियों की थोड़ी जो साख गिरी हुई थी, वो इमेज ऊंचा होना था मोदी से, वो अच्छा हो गया। यकीन करें कि अब हर जगह हमारी सुनवाई हो रही है। आप देखिए कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आर्मी डे पे बुलाया है, वो तो प्लस पॉइंट हुआ ना हमारे लिए। प्लस पॉइंट तो हुआ है, मगर ये भी एक चीज है ना कि देखा वहाँ पे साहब बुलाया है, और इधर से इसराइल ने उधर ईरान पे हमला कर दिया। हाँ, तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये इंडिया पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? एक दूसरे दोनों तरफ बाइकआउट चल रहा है, सीज फायर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने विजिट पे निकल चुके हैं। G7 में तो पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, अब मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं। तो पहले कनाडा नहीं बुला रहा था, अब कनाडा बुला रहा है। तो ये पिछली कौन सी ताकत है जो कि कनाडा को फोर्स कर रही है कि वो इंडिया को वही अहमियत दे जो कि G7 में हर साल इंडिया को मिलती है? मेरे हिसाब से मोदी के साथ गेम हुई है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए, जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। अब वो जान गए हैं। अब इसराइल की भी जो जंग छेड़ी हुई है ना, ये भी 2-4 दिन की जंग है। मुझे बताए इतने 500 मिसाइल फायर हो गए हैं, 400 मिसाइल फायर हो गए हैं, यहूदी मर रहे हैं 4, 10, 20, ठीक है ना। तो जब इतने मिसाइल फायर होंगे, यहूदी क्यों नहीं मर रहे, जख्मी हो रहे हैं? कोई भी बंकर्स में चले जाते हैं ना, बंकर्स में चले जाते हैं। उनको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे गिर रहा। सबके पास तो बंकर नहीं है। ये सारी जिस तरह 9/11 हुआ था ना, जो उन्होंने अपनी बिल्डिंगें 2 गिरा के 2 जहाज़ों से, फिर 40 साल अफगानिस्तान में आके जंग की, 15-20 साल यहाँ से निकले नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई ईरान के साथ होने वाला है कि ये अभी जो ईरान ने अटैक किया है, तो अब ये सारे मिल मिला के अब ईरान पे सब चढ़ाई कर देंगे, ठीक है। और मोदी अपना आप बचा रहा है। मोदी वार मसले का आज भी मैं बताता हूँ, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई मुसलमान है,
जंग मसलों का हल नहीं है। अगर जंगें करनी होती तो फिर कोई दीन यहाँ बचता ही ना। जो दीन ज्यादा ताकत में होता उसी ने हुकूमत करनी थी ना। आप कह रही है जंगे हल नहीं है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी जो बंद करने का फैसला सुनाया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंडिया बात नहीं कर रहा। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 2 दिन साइप्रस रहे हैं, बाकायदा तौर पर टर्की को ओपन वॉर का चैलेंज दिया, टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, टर्की की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, और इंडिया ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद टर्की हमारा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर की तरफ नहीं जा रहा और इंडिया तो चुन चुन के अपने बदले ले रहा है। तो ये जो फेस एक मीडिया में इंडिया का नजर आ रहा है और एक आप बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए, किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है। डराना और होता है, जंग करना और होता है। जंग बता के नहीं की जाती, जंग की जाती। जैसे इसराइल ने बताया तो नहीं ना, गजा में जो कुछ हुआ बताया तो नहीं ना, ईरान ने बताया तो नहीं ना कि मैं हमला कर रहा हूँ। जंग बता के नहीं करते, जंग होती फिर जंग होती है। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें, इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है। कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो अवाम, हमारी अवाम एक जैसे ही है। खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, ठीक है। यकीन करें, कोई दरिया नहीं बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं बंद किए। ये तो सिर्फ धमकाना होता है, जब बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेन मार दियांगा, ओए मैं तेन मार दियांगा। मारता नहीं है बाप माँ, कोई भी माँ बाप अपना भाई बच्चे को नहीं मारता, उसको डराया जाता है। लिहाजा हमें डराया गया था, जो इंडिया ने हमले किए थे, हमें डराया था कि भाई इंसान बनो कि आप, मगर हमने उनके साथ जो भी किया, जो भी हुआ, हमारा मिराल अच्छा हो गया या बुरा हो गया। मगर अब जितना, जैसे हमने सख्त अटैक किया था ना, इंडिया वालों ने तो नहीं किया ना। जैसे इसराइल ने अटैक किया, अब ईरान धड़ाधड़ उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, धड़ाधड़ मिसाइल गिरा रहा है। अब उसकी अवाम का मुझे बताएं क्या कसूर है। जब ईरान के पास इसराइल आएगा वापस, जब ईरान के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि उसके यतनयाहू के घर के शीशे टूटे हैं, ठीक है, तो अगर उसकी हुकूमत को मारता ना, ईरान चाहिए टारगेट करे, उनकी आर्मी को करे। जैसे इसराइल ने उनकी आर्मी का चीफ मारा है, सब आर्मी मारी है, अवाम तो नहीं मारी। इसी तरह ईरान को भी चाहिए कि शहरियों को तंग न करें, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं। ये दीन, ये अल्लाह का मामला है भाई। अवाम को, सिविलियन को ना मारें। वहाँ के बच्चे भी रो रहे हैं, तो लिहाजा अगर जंग करनी है तो उनकी आर्मी, उनकी आर्मी को तबाह करो। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं, लो जी यहूदी मर रहे, हाँ ओ जी यार, वो भी इंसान है, वो भी नबी की उम्मत से हैं। क्या हमारे नबी ने कभी यहूदियों को मारा था? जब हम बीबी फातिमा के घर में 2 दिन कुछ खाना नहीं पका, तो यहूदी औरतों ने आके पूछा था कि भाई आपकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। बीबी फातिमा को किसने पूछा था? ठीक है, हमें तो हमेशा मुसलमानों को मुश्किल में ईसाइयों ने हमारी मदद की, यहूदियों ने हमारी मदद की, ठीक है। हमारा मसला एक है नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान आपको पता ही होगा, यह हमेशा से पैसों के लिए सब कुछ करता आया है। एक तरफ जहाँ जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ दोस्तों इस्लाम की ठेकेदारी करने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आई कि ईरान के किसी बड़े आर्मी के ऑफिसर ने कहा था कि अगर ईरान पर किसी भी तरह न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही दोस्तों यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में दौड़ने लगी तो पाकिस्तानियों के पसीने छूटने स्टार्ट हो गए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के बाद अगला निशाना हमारा पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तानी दोस्तों इसके बाद थर थर कांपने लगे हैं, और उसके भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर वीडियो आऊँगा। देखिएगा उसमें किस तरह से अब पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सरकार ने अपनी असेंबली में दोस्तों यह कहा था कि हमारा न्यूक्लियर बम सिर्फ हमारे लिए, उस पर सफाई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये पहले तो आपको पता ही होगा किस तरह से इस्लाम की ठेकेदारी के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी आवाज़ जल्दी निकल जाती है। और जो खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साइप्रस से टर्की पर दाव खेला है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया की और भी रिएक्शन वाली वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।